गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 27 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे अर्बन फायर के बारे में। अनफॉर्चुनेटली दो इंसिडेंट हुए हैं। एक दिल्ली में हुआ जहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, और एक गुजरात में हुआ जहाँ पे एक गेमिंग सेंटर के अंदर आग लग गई है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहे, कई सारी वहाँ पे डेथ हो गई, इंक्लूडिंग बच्चा। उसके बारे में बात करें। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द एआई कन्वेंशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वेंशन, जो कि यूरोप के अंदर हुई है। और ये वर्ल्ड की अपने आप में पहली ऐसी कन्वेंशन है, और ये लीगली बाइंडिंग भी होगी फ्यूचर में। तो इसके बारे में बात यहाँ पे चल रही है। अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए। फूड कंटेमिनेशन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे, लेकिन फिर से करेंगे क्योंकि सिंगापुर और थाईलैंड ने क्या किया है, इंडिया की कुछ स्पाइसेस को बैन कर दिया था, उसको रिकॉल किया है। वो थोड़ा उसके बारे में बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइक्लोन रेमल फाइनली लैंड हो चुका है वेस्ट बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो थोड़ा साइक्लोन की बेसिक्स हम लोग जानेंगे। साइक्लोन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसकी नेमिंग कैसे होती है, कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट कलर के यहाँ पे अलर्ट्स कौन कौन से होते हैं, एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस होती हैं। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि साइक्लोन आपके आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जब इसको हम लोग क्लासेस में करते हैं तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा भी समय इसमें लग जाता है। बट थोड़ा थोड़ा हम लोग सारे टॉपिक्स को यहाँ पे टच करके आगे निकलेंगे। जियोग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग कवर करेंगे। और आने वाले समय में अभी बहुत सारे साइक्लोन्स आने वाले हैं, पोस्ट मानसून इंडिया में बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। तो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम साइक्लोन के पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो यू नीड टू बी हैव लिटिल बिट पेशेंस ऑल्सो, राइट। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कर लेंगे, न्यूक्लियर वॉर के बारे में करेंगे। जिस तरह से जो व्लादिमीर पुतिन है भैया, वो दुनिया भर को धमकी दे रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही पटाखे बजाने के लिए नहीं रखा हुआ है, मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर को लेके, जो थ्रेट है पूरी दुनिया में, उसका क्या सिनेरियो। ठीक है जी, चलो। एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, और एक 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस रहती हैं, 3 घंटे के आसपास, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से कवर किया जाता है। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे बना रहता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि 2 साल का करंट अफेयर तो आपको कम से कम करना ही पड़ता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो जरूरी भी है आपके लिए। तो आप तैयारी अपनी सही से रखें, और ये प्रोग्राम लॉन्च कर हमारा कर सकते हो। क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन करें। SC1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो मेरी तरफ से आपको ₹1000 का डिस्काउंट भी यहाँ पे दे दिया जाता है। चलिए। सो दो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, तो आज की खबर जो है बड़ी सैड न्यूज से होने वाली है। पहला जो केस हुआ दिल्ली में हुआ। दिल्ली में एक बच्चों का हॉस्पिटल था बेसिकली। उस हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, जिसके वजह से जो है कई बच्चे, जो छोटे इन्फेंट थे, 20 से 25 दिन के थे वो बच्चे बेचारे, और उनकी जल के डेथ हो गई है। पता लगा कि ये हॉस्पिटल का जो एनओसी था, राइट, जो सर्टिफिकेट होता है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द फायर डिपार्टमेंट, वो कुछ समय पहले एक्सपायर हो चुका था। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। ठीक है। उन डॉक्टर को सर्टिफिकेट था ही नहीं नियोनेटल केयर करने का, वो मतलब बच्चों के डॉक्टर नहीं थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों का इलाज कर रहे थे। ये अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ। हॉस्पिटल के आसपास कुछ बिल्डिंग्स के अंदर और आग लग गई। एक तो ये इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट सा। दूसरा इंसिडेंट हुआ है राजकोट में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गेमिंग सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे बेसिकली एक अम्यूजमेंट पार्क था, जिसमें गेम्स खेलते थे, दूसरी चीजें एक्टिविटी भी हुआ करती थी। बड़ा फेमस था राजकोट के अंदर, बहुत नाम था इसका। और यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली आग लगी, जिसके अंदर कई सारे लोगों की डेथ हो गई है जल के। अभी ये जो नंबर है वो 33 है, और अभी बहुत सारे लोगों मिसिंग भी हैं, शायद वो भी उसके अंदर होंगे। इसमें बच्चे भी थे, दूसरे लोग भी थे। दो इंसिडेंट बड़े अनफॉर्चुनेट से यहाँ पे हुए हैं। तो ये तो दो एग्जाम्पल्स हैं जिस बारे में बात कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये फायर होती है, ठीक है, क्या क्या रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं ओवरऑल। स्पेशली फोकस यहाँ पे अर्बन फायर का रहता है। पिछले दिनों दिल्ली में मुखर्जी नगर में, जहाँ पे यूपीएससी कोचिंग्स वगैरह चलती हैं, वहाँ पे कोचिंग क्लासरूम के अंदर आग लग गई थी। थैंकफुली उस समय किसी की डेथ नहीं हुई थी, बट फिर भी वो एक इंसिडेंट भी काफी खतरनाक था। इन्हीं दिनों की बात है, लास्ट ईयर की गर्मियों के दिनों की बात है। तब भी हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था। तो वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बेसिकली, अगर हम लोग बात करें। इसमें एक रीजन जो सबसे बड़ा नजर आता है वो है अर्बन डेवलपमेंट।
राइट। अर्बन डेवलपमेंट जब इतना ज्यादा हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि शहरों में ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है। अगर कैपेसिटी होती है तो लैक ऑफ इंटेंट होता है, लैक ऑफ फोकस होता है। तो सिटी के सेंटर के आसपास बहुत सारे एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, जिसे पेरिफेरल अर्बन ग्रोथ आप कह सकते हो। अब देखिए, मान लो कोई माइग्रेंट पर्सन है, वो गरीब आदमी है, किसी गांव से शहर में काम करने के लिए आ रहा है। अब वो सिटी सेंटर के अंदर 20,000 15,000 का रेंट तो नहीं अफोर्ड कर कर सकता है, क्योंकि वो तो डेली वेज अर्नर है। तो वो लोग क्या करते हैं, दिल्ली मतलब शहर के ऐसे आसपास जो अनरेगुलेटेड कॉलोनीज होती हैं, जहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं होती, कोई फायर ब्रिगेड नहीं होती है, वहां पे रहते हैं, राइट। स्लम्स में, आसपास के रूरल एरियाज में। अब क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं पहले से, ये समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी है। उसके अलावा अगर आप अर्बन सिटीज में जाओगे, सिटीज में, वहाँ पे जो पुराना शहर बना होता है, वहाँ वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। इतनी नैरो स्ट्रीट्स होती है वहाँ पे, और घर भी इतने आसपास होते हैं, दुकानें इतनी आसपास होती हैं, अगर एक किसी एक के अंदर आग लग जाए तो डेफिनेटली वो फैल ही जाती है। और फायर ब्रिगेड वहाँ पे आ नहीं पाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग अप्रोच की बात करें हमारे देश में, आप किसी भी हजार्ड की बात कर सकते हो वैसे तो। हजार्ड वो इवेंट होता है जो हमें डैमेज कर सकता है, लेकिन हजार्ड को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो डिजास्टर का रूप ले लेता है। तो डिजास्टर कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट है और हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी होती है। अब ये फायर है, वो एक हजार्ड है, लेकिन वो डिजास्टर का रूप तब ले लेता है, तब उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इंडिया में हजार्ड को लेके बेसिकली एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती है। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब वो इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, उससे पहले स्टेप नहीं लेते हैं। जैसे फायर ऑडिट नहीं किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह में, अनफॉर्चुनेटली। कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस नहीं करती हैं, फायर डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, कई बार पानी की कमी होती है, कई बार स्टाफ नहीं होता है, उस तरह की समस्याएं होती हैं। कई बहुत बार इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते हैं बिल्डिंग्स में, जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां पे भी नहीं होते हैं। ये सब होता ही नहीं, क्योंकि रिएक्टिव अप्रोच है। अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होती तो इन सब चीजों के बिना आपको लाइसेंस मिलता ही नहीं। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अगर वहां पे किसी बिल्डिंग का जो फायर लाइसेंस है, अगर 2 दिन भी एक्सपायर हो जाता है, 2 दिन भी एक्सपायर हो जाता है, तो आपका पूरा कैंसिल लाइसेंस खत्म हो जाता है। आप उसको फिर ओपन नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो मोस्टली बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह के लाइसेंस होते ही नहीं है। कैंसिल होना तो दूर की बात है। कैपेसिटी नहीं है, फायर ब्रिगेड का स्टाफ नहीं है, लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ स्टाफ, मैन पावर की कमी बहुत ज्यादा है। वाटर स्टोरेज की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, राइट। एक तो पहले से ही जो पानी की वैसी कमी रहती है, और तो स्टोरेज की दिक्कत और ज्यादा आ जाती है। लैक ऑफ स्टाफ, नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज वगैरह, वो सब एक कुछ रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बैटरीज, जनरेटर्स, बैटरीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और गर्मियों में बैटरी वगैरह आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। वो एक बड़ा सिस्टम यहाँ पे रहता है। डेटा सेंटर्स बहुत सारे बनाए जाते हैं आजकल सिटीज के अंदर, जहाँ पे डेटा स्टोरेज किया जाता है, गवर्नमेंट्स का भी या प्राइवेट्स का भी, जहाँ पे बहुत सारा बैटरी वगैरह यूज की जाती है। मेट्रो स्टेशन की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उसकी वजह से भी कई बार आग लगने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रिकल ग्रिड वगैरह अब काफी ज्यादा कंजेस्टेड यहाँ पे हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। उसकी वजह से हीट आइलैंड बन गए हैं, तो एक सिटी के अंदर आसपास के गांव से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इवन एक सिटी के अंदर भी, सिटी के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पे रेस्ट ऑफ द सिटी के कंपैरिजन में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये कुछ हीट आइलैंड्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्क्रीटाइजेशन ज्यादा होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, शेडिंग कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा, इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो ये जो हीट आइलैंड है, बहुत जल्दी यहाँ पे आग लग जाती है। और आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बार वहां पे भी पकड़ लेती है, तो वो फॉरेस्ट भी जो है कई बार सिटीज के अंदर की तरफ घुस जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर फायर लगना एक बहुत आम सी बात होती है गर्मियों के सीजन में, क्योंकि इसी समय गेहूं की कटाई होती है, आग वगैरह लग जाती है। कई बार फार्मर्स खुद लगा देते हैं, कई बार टेम्परेचर की वजह से नेचुरली लग जाती है। कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तारे होते हैं, उनके बीच में स्पार्क हो जाता है, स्पार्क की वजह से आग लग जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फायर वगैरह लग जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रीजंस, देखो मैंने आपको वैसे बता ही दिया पूरे का पूरा, ऊपर अगर लिखा ही था। सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम पता है तो उसकी सॉल्यूशन ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बट प्रॉब्लम यही है कि क्या उन सॉल्यूशंस को जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेपर पे,
क्या वो ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेबल हैं? अगर हैं तो अब तक हो चुके होते। लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ इंटेंट, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो रिएक्टिव अप्रोच है हमारी, वो एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे नजर आता है। तो पहली बात तो रिलीफ कर देना बहुत जरूरी है। फायर स्टेशंस और ज्यादा से ज्यादा डेवलप किए जाएं। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत फंडिंग की भी आती है। भैया फायर स्टेशन आप तभी डेवलप करोगे ना आपके पास जब पैसा होगा। पैसा ही नहीं है तो अगर फायर स्टेशन आपने ओपन कर भी लिया तो आप स्टाफ नहीं रख पाओगे, क्योंकि स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है। ये समस्या बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे। वाटर स्टोरेज की जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी डेफिनेटली। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है इसको भी हम लोग फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ गवर्नमेंट की एंड से होता है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अगर जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे बेटर होंगी, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे फ्री सर्विस नहीं होती है। विदेशों में अगर देखा जाए तो फायर ब्रिगेड जो है प्राइवेट होती है। तो जो लोग उसको सब्सक्रिप्शन देते हैं वो उन्हीं के लिए काम करती है। और इसलिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है, रिस्पॉन्स बेटर रहता है, स्टाफ अच्छा होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। आजकल कोई भी प्रॉब्लम हो आप टेक्नोलॉजी को हमेशा किसी ना किसी रूप में यूज कर सकते हो। जैसे ड्रोन्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, आजकल तो फायर ड्रोन्स भी आ गए हैं। अब मान लो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब ऊपर वाले फ्लोर्स पे कहीं पे आग लगी हुई है, तो यहाँ ड्रोन्स के द्वारा पहुंचना बड़ा फास्ट हो सकता है और एक बैटरी इफेक्टिव हो सकता है, रादर देन आप नीचे से ऊपर पहुंचे। राइट, रोबोट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, कहीं पे आग बहुत ज्यादा लग जाती है, ह्यूमन कैजुअलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। तो रोबोट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और रोबोट्स का यूज इसलिए भी हो सकता है कि स्टाफ की कमी है। अब रोबोट्स आपसे सैलरी तो नहीं लेते हैं। रोबोट्स को सिर्फ आप एक बार खर्चा करते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत मेंटेनेंस रहता है, और ये रोबोट भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन डेफिनेटली बहुत सारे हो सकते हैं। सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन बेटर होगा तो सेंटर की तरफ से फंडिंग थोड़ी बेटर हो सकती है। कई सारी, अब कोई भी तरह का डिजास्टर होता है ना, उसके अंदर कोई एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सॉल्यूशंस के लिए। सभी डिपार्टमेंट को एक साथ आना पड़ता है, मेडिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंटर एजेंसी अगर कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो डेफिनेटली अगर अप्रोच रिएक्टिव भी है ना, तब भी आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले आपस में फोन पे ही बातें करते रहते हैं, तब तक आग खत्म भी हो चुकी होती है, सोल्यूशन आ ही नहीं पाता है। तो ये इंटर एजेंसी और इंट्रा एजेंसी दोनों ही चीजों की इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज्यादा है। इंटर एजेंसी का मतलब होता है दो डिफरेंट एजेंसीज, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। और इंटर एजेंसी मतलब होता है एक ही एजेंसी के अंदर कोऑर्डिनेशन। ये बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाए जिसको आप फॉलो करें, रूल ऑफ लॉ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आप फॉलो करें, तो ये कोऑर्डिनेशन हम लोग बेटर तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं प्रॉपर बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बने। जब तक कोई बिल्डिंग बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। इवन बनने के बाद भी अगर उसने कोड को वायलेट किया है तो उस बिल्डिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। बिल्डिंग्स के अंदर बेटर मटेरियल यूज करें, ऐसे मटेरियल का यूज करें जैसे पीवीसी वगैरह का कम से कम यूज करें। वुडन स्ट्रक्चर का जो है हम लोग कम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आग के पकड़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। जो वायर्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग फिटिंग में, है ना, घर में वगैरह में, वो बेटर यूज करें वायर वगैरह जिनके अंदर आग नहीं लगती है या भर चांसेस बहुत कम होते हैं। बेटर मटेरियल का यूज करेंगे तो यस डेफिनेटली फायर के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम पॉलिसीज को रिवाइज करना जरूरी है। नहीं तो फिर वो 25-30 साल पहले वाली पॉलिसी चलती रहती हैं, समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती हैं, पॉलिसी भी बदलनी चाहिए। राइट, सेफ्टी ऑडिट होने चाहिए। ये सेफ्टी ऑडिट गवर्नमेंट की तरफ से भी होने चाहिए, लोकल म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से भी होने चाहिए। जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको डेफिनेटली अडॉप्ट करें। और फंडिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर है, फंडिंग को भी थोड़ा ध्यान दें। तो ये कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए, एन ओवरव्यू ऑफ द यूरोप्स एआई कन्वेंशन। तो बेसिकली बात यह है कि वर्ल्ड में अपने आप की पहली ऐसी कन्वेंशन ये हुई है अभी 2 दिन पहले, जो कि की गई है काउंसिल ऑफ यूरोप यानी कि सीओई के द्वारा। एक बहुत बड़ी एजेंसी है ये, इसके अंदर 46 मेंबर्स होते हैं। और ये जो एजेंसी है वो 1949 के अंदर बनाई गई थी। तो यूरोप में अंदर जो इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री इसके अंदर है, ये अमेरिका भी इसका पार्ट है और कनाडा वगैरह कई सारी कंपनीज कंट्रीज का पार्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जिस तरह के थ्रेट आज के समय दुनिया में हैं, ज्यादातर थ्रेट जो है वो प्राइवेसी के आसपास हैं। राइट, साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा डीप फेक, ये कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं एआई को लेकर
के बारे में पूरी दुनिया को चिंता है, और यूरोप इस तरह की चीजों में हमेशा सही हमें मान के चले एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उसने काम किया है। तो एक ऐसा ही फ्रेमवर्क कन्वेंशन अभी किया जाएगा, सीओई के द्वारा हो चुका है। तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन आपने और सुना होगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, जिसे बोलते हैं हम सीबीडी, जिसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। जब 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी के लेके भी कन्वेंशन किया गया था। तो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ये भैया आउटले है, ये आपका स्केलेटन है। तो ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशंस होती है ना, इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे ब्रॉड जो गोल होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। जैसे सीबीडी के अंदर एक प्रिंसिपल ये बोला गया है कि भैया हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। तो ये किसका ब्रॉड गोल हो गया। अब कैसे करेंगे वो बात अलग है, उसके लिए अलग से एग्रीमेंट होंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व तो करेंगे ही, उसके साथ साथ फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे बेनिफिट का। कैसे करेंगे वो बात अलग है। तो ये जो ब्रॉड ब्रॉड प्रिंसिपल होते हैं ना, ये ब्रॉड प्रिंसिपल जिस कन्वेंशन में डिसाइड किए जाते हैं उसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पे ये कंट्री अग्री करती हैं कि हाँ भैया हम लोग ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब उन टारगेट को अचीव करने के लिए बाद में जो अग्रीमेंट किए जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, और ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। अब कोई कंट्री किसी टारगेट को कैसे ही अचीव करेगी, कोई किसी टारगेट को कैसे ही अचीव कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन गोल सबको यहीं पे पहुंचना है। अब आपको किसी जगह पे पहुंचना है, उसके रास्ते तो अलग अलग हो सकते हैं। तो कन्वेंशन ये कहती है कि हमें इस जगह पे पहुंचना है, और इस जगह पे पहुंचने के लिए आप अलग अलग रास्ते से आ सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। जैसे सीबीडी का आपको एग्जांपल दूं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। लेकिन इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, राइट। हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल है, एची टारगेट्स हैं। तो वो है प्रोटोकॉल्स, ये है कन्वेंशन, और ये लीगली बाइंडिंग होती हैं। जो पार्टीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन होती है, वो जो जैसे भी करना चाहें, लेकिन गोल तक पहुंचना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि देखो यूरोपियन कंट्री तो बात अलग है, अब अमेरिका भी इसका पार्ट है। तो अगर ये लीगली बाइंडिंग होता है इन फ्यूचर, जिसके काफी ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, तो एक बहुत लैंडमार्क होगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर ही मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग रिसर्च हो रही है। गूगल, आईबीएम, चैट जीपीटी, ये मोस्टली रिसर्च अमेरिका में हो रही है, यूरोप में नहीं हो रही है। तो अमेरिका अगर इसका पार्ट बनता है तो पूरी दुनिया के लिए एक ना बेंचमार्क सेटअप हो जाता है। तो ये किया जाएगा। यहां पे ज्यादा जो फोकस किया गया है इस कन्वेंशन के अंदर, वो ह्यूमन राइट्स को लेके होगा कि भैया क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमन राइट तो वायलेट नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और डेमोक्रेसी को डेंजर करे। जैसे यहाँ पे आप जो है प्राइवेसी डेटा की बात कर सकते हो, जो प्राइवेट डेटा है भैया उसको प्रोटेक्ट करना है। जो वोटर्स होते हैं उनके बिहेवियर को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट करता है तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचाती हैं वो यहाँ पे रेगुलेट की जाएंगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा, राइट। ये तीन चीजें हैं जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब इस कन्वेंशन के अंदर कुछ चीजों को इग्नोर भी किया गया। जैसे मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर जो है ये इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो अमेरिका इसको एग्री नहीं करेगा, सीधी सी बात है। डिस इंफॉर्मेशन और डीप फेक की भी इसमें ज्यादा बात नहीं की गई है। ज्यादा तो बात की गई है वो यही है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ। अब ये कन्वेंशन है। अब ये कन्वेंशन जब पहले यूरोप में होगी, उसके बाद ये पूरी दुनिया में जाएगी। अ, चाइना ऑलरेडी इस पे कुछ ना कुछ कर रहा है, इंडिया भी इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। तो ये एक यूरोपियन यूनियन की, यूरोप की जो है एआई कन्वेंशन के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन को लेके कोई सवाल आ जाता है तो वहां पे डेफिनेटली यहाँ से आप एग्जांपल डाल सकते हो। इवन इस टॉपिक के का खुद भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यूरोप सीआई कन्वेंशन एंड हाउ इट विल पे द पाथ फॉर द फ्यूचर रेगुलेशन ऑफ द एआई, इस तरह से सवाल आ सकता है। तो जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको अगर मैं दूं लिखने के लिए, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्कस
द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ रिसेंट AI कन्वेंशन held in Europe mention how it will pave the way for global regulation of AI। तो आप इसको 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स में आप इसको लिख सकते हैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये अगर आपको वैसे कंटेंट पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे का पूरा कंटेंट यूरोप वाला। ठीक है, ये भी आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसी के रिगार्डिंग AI कन्वेंशन के रिगार्डिंग एक कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक रीडिंग के लिए आपने पढ़ना है। ठीक है, इसको ज्यादा याद वाद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये पॉलिसीज कैसी होंगी, ठीक है, क्या क्या फोकस पे यहाँ पे ज्यादातर किया जाएगा, वो थोड़ा सा सिंपल वन रीडिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू द स्पाइस एक्सपोर्ट। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी किया था, तो थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूँ। यहाँ पे एक जो केमिकल है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, इथाइलिन ऑक्साइड, जिसे ETO भी बोलते हैं। ETO तो ज्यादातर सेंटर में यही है, इथाइलिन ऑक्साइड। और हमारे कंट्री के स्पाइसेस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया। ये बड़ी बात है। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है। कैंसर का रिस्क जो है काफी ज्यादा है अगर हम लोग बहुत ज्यादा इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लिम्फोइड कैंसर आपको हो सकता है। तो उसकी वजह से कई यूरोपियन अमेरिकन मार्केट्स ने इसको बंद कर दिया था। ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, ये नेचुरली स्पाइसेस के अंदर नहीं होता है। मतलब जब आप इसको खेत के अंदर उगाते हो वो तब नहीं होता ये बाद में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होता है वहां से इसको ऐड किया जाता है। और जिस तरह से जो स्पाइस मंडी होती हैं वहां पे जिस तरह से मिस हैंडलिंग होती है, अनहाइजीनिक अनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, फंजाई वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे स्पाइसेस बहुत खराब हो जाते हैं। तो उन बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए ये इथाइलिन ऑक्साइड कंटेंट यूज किया जाता है एज अ स्टेरलाइजिंग एजेंट, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। बेसिकली जो कंटेमिनेशन होता है स्पाइसेस का, बैक्टीरियल, जब वो मार्केट वगैरह से आता है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब अलग अलग कंट्री में इनको लेके अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। सिंगापुर बैंकॉक वगैरह के अंदर बड़े सख्त रूल हैं तो उन्होंने बैन कर दिया था। यूरोप के अंदर कुछ कुछ अलाउ किया जाता है, अमेरिका के अंदर अलग तरीके से जो है रूल्स बने होते हैं। तो उसको लेके जो थोड़ा सा न्यूज में था, अभी सिंगापुर और हांगकांग ने जो MDH और एवरेस्ट, सभी लोग घरों में यूज करते हैं इनको, तो ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया है बेसिकली। उसी वजह से थोड़ा सा जो है वो न्यूज में था इसका। मैंने आपको बता ही दिया कि मंडी वगैरह में जिस तरह से चीजें यूज होती हैं उसकी वजह से ये सब होता है। वर्ल्ड स्पाइसेस में अगर आप देखें, इंडिया का बहुत बड़ा एक शेयर है। 70% के आसपास जो वर्ल्ड स्पाइस मार्केट है ग्लोबली, तो इंडिया जो है उसको, मतलब इंडिया का उसमें शेयर है। तो बेसली बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती है 70%। लेकिन सब कंट्री ने बैन नहीं किया है। जापान के अंदर रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बैंकॉक के अंदर स्ट्रिक्ट हैं, वो सब चीज़ें यहाँ चलती हैं। कार्डेमम, ब्लैक पेपर, टी, कॉफ़ी, रबड़ वगैरह, इनके बीच में जो स्पाइसेस की खेती की जाती है तो उसका कंटेमिनेशन जो है यहाँ पे हो जाता है। तो उसी वजह से थोड़ा सा ये न्यूज़ में बना हुआ था। एक और कंटेमिनेंट यहाँ पे पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेल्मोनेला कंटेमिनेशन। ठीक है, ये एक जर्म नेगेटिव इस तरह का बैक्टीरिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी शेप भी देख सकते हो, जो कि फूड पॉइजनिंग आपको कर देता है। और इंडियन स्पाइसेस के अंदर, हमारे फ्रूट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर इसको भी देखा गया है। तो डायरिया, क्रैम्प्स वगैरह पड़ना, फीवर, नोजिया वगैरह इसकी वजह से हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की कुछ एजेंसीज ने इसको भी थोड़े समय पहले आइडेंटिफाई किया था। उस कॉन्टेक्स्ट में हमको ये पता होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोग, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है? जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो इसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अब इसका क्या ना, ये जो बाबू लोग बैठे रहते हैं इनके अंदर, वो फालतू में सैलरी लेते रहते हैं, कभी मार्केट में जाते नहीं, टेस्टिंग करते नहीं। टेस्टिंग करते भी हैं तो करप्शन बहुत ज्यादा है, सर्टिफिकेट वैसे ही दे देते हैं। अब सोचने की बात है, एक फूड वो इंडिया में टेस्ट किया गया, उसको क्लियर दे दी, उसको क्लीन चिट दे दी गई, वही फूड अमेरिका में चेक किया गया तो उसके अंदर इतने सारे कंटेमिनेट्स कैसे आ गए? रास्ते में थोड़ी ना आ गए, वो यहीं से आए होंगे। लेकिन यहाँ पे उसको क्लीन चिट कैसे मिल गई? सीधी सी बात है, करप्शन बहुत ज्यादा है। ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। ऐसा ही मेडिकल इंडस्ट्री में भी हो रहा है, फार्मास्यूटिकल में वो सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग की यहाँ पे डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया जाए। एजुकेशन, ट्रेनिंग, रेगुलर तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए। राइट, फूड प्रोसेसिंग में इतने सारे कंटेमिनेंट्स का हम लोग यूज करते हैं और हमें पता है कि ये कैंसर कॉजिंग है, या इनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हम लोग बेटर तरीके भी जो है वो कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल तरीके बहुत सारे होते हैं, हीट ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं, ओजोन का यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज कर सकते हैं। हम लोग इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं। अगर आप यूरोप अमेरिका में जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, तो वहां पे इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज होता है फूड प्रोसेसिंग में, जो हेल्दी हैं लेकिन थोड़े से महंगे हैं। तो इंडिया में महंगी चीज़ों का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या ना, स्पाइसेस महंगे हो जाते हैं। और अगर स्पाइसेस आपके महंगे हो गए तो डिमांड कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, आपकी सेल कम हो जाएगी। तो वो सब रीजंस जो है यहाँ पे नजर आते हैं। तो इंटरनेशनल जो सेफ्टी मेजर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डेफिनेटली उसके साथ हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करना जरूरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल पूरे का पूरा आपको पढ़ना चाहिए। चलिए थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में पढ़ लेते हैं। रैमल मेक्स लैंडफॉल, 1 लाख इवैक्यूएटेड इन बंगाल। लैंडफॉल का मतलब ये होता है कि जब कोई साइक्लोन फाइनली लैंड के ऊपर आ जाता है। देखिए साइक्लोन्स ना ओशंस के अंदर जनरेट होते हैं, वो लैंड पे जनरेट नहीं होते हैं। क्योंकि साइक्लोन को जनरेट करने की जो कंडीशंस हैं वो वाटर बॉडी में ही सेटअप हो सकती हैं, लैंड पे नहीं हो सकती हैं। साइक्लोन्स को जनरेट करने के लिए कम से कम वाटर बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इससे ज्यादा होना चाहिए। अभी फिलहाल बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो कंडीशन तो बिल्कुल सही है। कोरोलिस फोर्स होना चाहिए, तो ट्रॉपिकल एरिया में कोरोलिस फोर्स भी होता है, लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर वो एकदम सुटेबल होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये जनरेट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, लो प्रेशर एरिया होता है। और अगर भी देख सकते हो कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसको साउथ चाइना सी के अंदर टाइफून, इंडियन ओशन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन, रशिया के अंदर इसको जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको विली विली कहा जाता है, कैरिबियन आइलैंड्स में इसको हरिकेन कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के दिए गए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलावा एक और साइक्लोन हमारे पास होता है जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, जो कि हायर लेटीट्यूड्स 55 60 65 डिग्री लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं। तो यहां से उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो अपर लेटीट्यूड्स के अंदर जो साइक्लोन होते हैं उसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, ठीक है, उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आते हैं, ध्यान रखना आपने, क्योंकि वहां पे कोरोलिस फोर्स 0 होता है। और इस डायग्राम को देख के आप समझ गए होंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, उसकी वजह से ये भी ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। और उसकी वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट होती हैं, जैसे अगर आप इंडिया की बात करें, जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन जो है हिट करते हैं। जो अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन जनरेट होते हैं तो वो डेफिनेटली वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे हैं जो इंडिया की तरफ आते हैं, ज्यादातर जो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का थोड़ा सा तो आपको आइडिया ये होना चाहिए। अगर हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगर आप विंड स्पीड के हिसाब से देखें, विंड स्पीड के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, साइक्लोन्स की बात करते हैं, वो कितना डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा डैमेज होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी टू डैमेज एंड अकॉर्डिंग टू देयर विंड स्पीड ऑल्सो, तो ये डैमेज वाला ज्यादा है बेसिकली। ठीक है, डैमेज के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन को आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। लो प्रेशर, डिप्रेशन, विंड, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड द सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन में जो विंड स्पीड है वो 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है, या फिर आप कहें 120 नोट्स। एक नोट्स 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है।
ओके। उसके अलावा विंड स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 5 कैटेगरी होती हैं, राइट। मिनिमल, मॉडरेट, एक्सटेंसिव, एक्सट्रीम और कैटास्ट्रोफिक। ये कैटेगरी थोड़ी सी अभी अपडेट की गई है पिछले दिनों, तो थोड़ा सा नया कैटेगरी आपको याद रखनी है। कैटास्ट्रोफिक साइक्लोन्स वो होते हैं जहां पे विंड की स्पीड 250 और उससे ज्यादा होती है। मिनिमल वाले वो होते हैं जो कि 120 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर होती है। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो विंड स्पीड के हिसाब से, डैमेज की कैपेसिटी के हिसाब से आईएमडी अलग अलग अलर्ट यहाँ पे इशू करता है। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन अलर्ट होता है, ग्रीन अलर्ट का मतलब तो ये है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। येलो अलर्ट का मतलब होता है भैया थोड़ा अवेयर हो जाएं। जैसे हमारी जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, येलो मीन्स कि थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑरेंज का मतलब ये है कि बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉकेड हो सकता है, बैड वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो ऑरेंज का मतलब होता है, बी प्रिपेयर्ड। देन रेड का मतलब होता है टेक एक्शन, ठीक है। अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इवैक्यूएशन करनी पड़ेगी अभी आपको। तो जैसे अभी बंगाल के अंदर किया गया, तो दैट वाज द रेड अलर्ट बेसिकली। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। उसके अलावा जब साइक्लोन आता है तो क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं हमारी एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, क्या गाइडलाइंस हैं। पहली बात तो कोस्टल एरिया के अंदर प्लांटेशन करिए। अब क्या है, जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, जो प्लांटेशन होती है कोस्टल एरिया में, जो मैंग्रोव्स वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको हम लोग काट रहे हैं। तो जब साइक्लोन आता है तो उनके लिए कोई बैरियर है ही नहीं। जो पेड़ पौधे होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, वो एक बैरियर का काम करते हैं कोस्टल एरियाज में। तो एक तो आप आराम से ना प्लांटेशन ऐसी करिए, अपने मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करिए। हजार्ड मैपिंग करने की जरूरत है। देखिए इंडिया में ना मैन पावर कम है, राइट। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए हमेशा इंसानों की कमी रहती है। ऐसे ही हमारे डिजास्टर अथॉरिटीज भी होती हैं। तो आप हर जगह पे इक्वली फोकस नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना है। अब आप सीधी सी बात है भैया, दिल्ली के अंदर थोड़ी ना साइक्लोन के लिए टीम बनाओगे, कोस्टल एरिया में ही बनाओगे। और कोस्टल एरिया में भी हर जगह सिमिलर साइक्लोन्स नहीं आते हैं। तो हजार्ड मैपिंग करना जरूरी है। जहां पे ज्यादा हजार्ड आते हैं वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। लैंड यूज प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अब होता क्या है, कोस्टल एरियाज के अंदर लोग एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज के लिए जो नेचुरल लैंडस्केप होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। जहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा आती है तो वहाँ पे जैसे शेल्टर्स बनाए जाएं, उन शेल्टर्स के अंदर बढ़िया मटेरियल यूज़ किया जाए, वो सब चीज़ें बेटर होंगी। फ्लड मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए, इम्प्रूव वेजिटेशन कवर। तो ये आप उसको बेल्ट प्लांटेशन वाले से जो है कर सकते हो, क्योंकि ग्रासेस वगैरह होती हैं, श्रब्स वगैरह होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो डेफिनेटली हमारी जो सोइल होती है उसके इरोजन को कम करते हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपैक्ट रहता है इसका भी। कोस्टल शेल्टर बेल्ट वगैरह जो आपको मैंने बताया, जो लोगों को आप इवैक्यूएट करते हो, अब हो सकता है कई बार इवैक्यूएशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है एक्सटेंसिवली, तो लोकल एरिया में भी आप कुछ ऐसे शेल्टर डेवलप कर सकते हो कि इन केस ऑफ साइक्लोन आप उसको ठीक कर सकें। और ये साइक्लोन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2014 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2022 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, जिसमें कलर कोडिंग वेदर वार्निंग के बारे में आपसे सवाल पूछा था। तो आप थोड़ा सा इनको भी, क्वेश्चंस को भी आराम से अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। स्पेक्टर ऑफ द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वंस अगेन। तो बेसिकली आर्टिकल में मैं ये नहीं कहूँगा बहुत डीप इसमें कुछ ऐसा बताया गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से रशिया के प्रेसिडेंट भाई साहब हैं वो कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं बेसिकली। जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, एक्चुअली जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो रशिया को शायद लगा होगा कि भाई हफ्ते 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा टेंशन है नहीं। क्योंकि जब क्रीमिया के ऊपर अटैक किया गया था रशिया के द्वारा, तो सब ऐसा ही हुआ था, कोई खास रिस्पॉन्स वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं दिया था। तो रशिया को ये उम्मीद नहीं थी कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज इतना ज्यादा यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी। अब बहुत बार ऐसा देखा गया कि रशिया बैकफुट पे जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जो डिक्टेटर्स होते हैं जब वो बैकफुट पे जाते हैं तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी यही कह रहे हैं कि भैया अगर मेरे एग्जिस्टेंस को खतरा पहुंचेगा तो मैं न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज कर सकता हूँ। ये ऑप्शन भी उसने अपने लिए ओपन कर रखे हैं। अब वो धमकी ही दे रहे हैं या वो असली में ऐसा कर सकते हैं, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है। कुछ लोग कहना कि नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो रशिया न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है तो ये तो सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी, जो रशिया ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल। और अगर ये धमकी भी है तो भी डेंजरस है।
क्योंकि अगर आप इस तरह से चीजों में धमकी देने लगोगे तो फिर तो हर छोटी छोटी चीजों में फिर न्यूक्लियर वेपन की धमकी आएगी। रशिया यूक्रेन वॉर यूक्रेन के एग्जिस्टेंस को खतरा नहीं है। हो सकता है इट्स अ बैटल, इट्स राइट। हो सकता है रशिया इस वॉर में कहीं जगह बैटल लूज कर रहा हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रशिया एज अ स्टेट एज अ नेशन उसको थ्रेट है। तो ये जो धमकियों का थ्रेशोल्ड है ये कम हो गया है। जैसे जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था तो कारगिल वॉर के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर की कोई धमकी नहीं दी थी, जबकि इट वॉज अ फुल फ्लेजेड वॉर। तो सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस तरह की सिचुएशन, और फिर बाद में जब क्यूबन क्राइसिस था 1962 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस सिचुएशन के बाद से आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद न्यूक्लियर वेपन्स एक कुछ कंट्री एज ए प्रैक्टिकल ऑप्शन के रूप में देख रही हैं, इंक्लूडिंग रशिया। इतने सालों से लड़ाइयां जितनी मर्जी हुई हों, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के चांसेस नहीं बने थे यूज करने के, लेकिन अब बन रहे हैं। राइट। तो ये न्यूक्लियर थ्रेट जो है रीसरफेस हो गया है, बेसिकली बात कहने का मतलब ये है। और कई कंट्रीज इसको बहुत सीरियस ले रही हैं। जर्मनी इस थ्रेट को बहुत सीरियस ले रहा है। फ्रांस इस थ्रेट को बहुत सीरियस ले रहा है। फ्रांस के तो प्रेसिडेंट ने मैक्रोन ने कहा ही है अभी कि भाई देर इज अ कंप्लीट डेंजर ऑफ द न्यूक्लियर एनहाइलेशन, और यूरोप को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और फ्रांस ने यह भी कहा है कि उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, ठीक है, वो उसको और ज्यादा एडवांस करेंगे। ऑलरेडी फ्रांस का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए जर्मनी के पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं, फ्रांस के पास तो है। और वो उसको अभी और ज्यादा मॉडर्नाइज करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, बिकॉज देर इज अ थ्रेट फ्रॉम रशिया। रशिया ने तो सीधी सीधी बात मैंने आपको बता ही दी, उन्होंने वेस्टर्न पावर को सीधे सीधा धमकियां दिया है कि भाई मैं न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकता हूँ, एटलीस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता हूँ। टैक्टिकल का मतलब होता है जो कि छोटे साइज के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, उनको जो है कुछ खास स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे यूज किया जा सकता है। अब वो तो अलग से चल ही रहा है। यहाँ पे अमेरिका का क्या रोल है और यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है? देखिए इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, 2008 के अंदर जब इंडिया अमेरिका ने न्यूक्लियर डील किया तो इसमें सीधा सीधा इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। हमारे कुछ न्यूक्लियर जो हम लोग सिविल पर्पज के लिए यूज करते हैं, कुछ हम लोग मिलिट्री पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और उस समय अमेरिका ने मान लिया कि इंडिया इज अ प्रॉपर न्यूक्लियर पावर, और जब अमेरिका ने मान लिया तो सभी ने मान लिया। अब न्यूक्लियर वेपन को लेकर दो ट्रीटी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जिसे सीटीबीटी कहा जाता है, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसे एनपीटी कहा जाता है। अमेरिका ने बहुत कोशिश किया इंडिया को एनएसजी के अंदर, जो नॉन सप्लायर ग्रुप है उसके अंदर हमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया था अमेरिका ने। और कहा था हम लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट बन जाए, हालांकि हम लोग एनपीटी का पार्ट अभी नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल एक न्यूक्लियर पावर के रूप में देखा जाता है। क्योंकि अभी तक इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया गया जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी और कंट्री को दिया हो। जबकि नॉर्थ कोरिया के पास जो टेक्नोलॉजी गई है वो अमेरिका से पाकिस्तान से गई है। राइट। इवन पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी आई है वो चाइना से आई है। तो इंडिया के ऊपर ऐसा कुछ भी यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो ये जो हॉस्टिलिटी है और ये जो नेशंस के बीच में इस झगड़ा हो रहा है उसको लेके पूरी दुनिया में जो डर का माहौल है वो एक डेफिनेटली यहाँ पे बन ही रहा है। चाइना ने फिलहाल इसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट ऐसा किया नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया तो भैया अभी आजकल खासम खास दोस्त हो गए हैं। ठीक है। हालांकि चाइना रशिया के इस न्यूक्लियर थ्रेट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। ठीक है। वो एक जो है अलग चीजें हैं। तो यही बात है बेसिकली। अमेरिका ने तो सीधा सीधा यूक्रेन को बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे कर ही रहा है वेपन के, चाहे उसको वेपन देना हो, पैसा देना हो, टेक्नोलॉजी देना हो। अमेरिका भी यूरोप भी कर रहा है, खासकर जर्मनी यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। तो वो एक सारी चीजें हैं। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट यही है कि न्यूक्लियर वेपन को लेके जो थ्रेट है, इससे पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर रेस शुरू हो सकती है। ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स को साइड लाइन कर दिया था, जैसे कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये दोबारा से अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर भी इसको लेकर दौड़ लग सकते हैं। ईरान तो पहले से कर ही रहा है, अब सऊदी अरेबिया भी हो सकता है इस रेस में और आ जाए। तो जब इस तरह की धमकियां आने लगेंगी तो मोस्टली कंट्रीज को अपने डर का माहौल बन जाता है। राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा ये एनपीटी जो ट्रीटी है इसके बारे में स्लाइड मैंने आपको दिया हुआ है। तो एनपीटी ट्रीटी का बेसिक पर्पस यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है उसको
स्प्रेड नहीं करना है, बेसिकली उसको प्रोलिफरेट नहीं करना है। इट वॉज साइंड इन 1968, इट केम इनटू फोर्स इन 1970। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, हमने इसको साइन नहीं किया है। पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, इन्होंने भी जो है इसको साइन नहीं किया, विड्रॉ कर लिया बेसिकली। इंडिया कहना कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, क्योंकि एनपीटी क्या करती है, जो जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूके, जो बेसिकली P5 परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, इनको तो न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए अलाउ करती है, इसके अलावा किसी और को अलाउ नहीं करती है। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई ये तो सारा सरेआम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या तो आप भी मत रखिए या फिर हम भी रखेंगे, क्योंकि हवा हमारी तरफ एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो हमें भी तो डर है ना, आपको डर थोड़ी है। अब सबसे बड़ी बड़ी बात हमें चाइना की है। अब चाइना को न्यूक्लियर वेपन रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया इंडिया क्यों ना रखे, हमें तो सारे डिफेंस के लिए रखना है। उसीलिए हम लोगों ने इस पे एनपीटी पे ऊपर जो है वो साइन नहीं किया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, उसके अलावा कुछ और एडिशनल आर्टिकल आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये वाला आर्टिकल शायद हम लोग कल करेंगे। हालांकि इसके अंदर घिसी पिटी सी बातें लिखी गई हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ड्राइनेस आ गई है, एरिड एरिया एक्सटेंड हो रहे हैं, जो कि कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कल हम इस टॉपिक को डेफिनेटली कर लेंगे। एक साइंस का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट, ये थोड़ा हम बात कर सकते हैं लेकिन कल वाले आर्टिकल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।